स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फिजिक्स के वीडियो लेक्चर की सीरीज़ की इस क्लास में हम बात करेंगे न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। न्यूक्लियर फोर्स को डिफ़ाइन कैसे करेंगे। आप जानते हो कि न्यूक्लियस के जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियॉन्स होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं। आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि न्यूक्लियस की जो साइज़ है वो होती है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻14 मीटर के ऑर्डर की। तो अगर हम बात करें लार्ज न्यूक्लियाई की, तो जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे, तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो ज़्यादा प्रोटॉन्स अगर होंगे तो उनमें रिपल्सन होगा। रिपल्सन के कारण न्यूक्लियस की जो साइज़ है वो इंक्रीज होनी चाहिए। यानी बात ये करें कि हैवी जो न्यूक्लियाई है उनकी जो साइज़ है काफ़ी बड़ी होनी चाहिए, जबकि एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि न्यूक्लियस की जो साइज़ है वो 10⁻⁻14 मीटर के ऑर्डर की होती है। इट मीन्स न्यूक्लियस के अंदर कोई ऐसा एक स्ट्रॉन्ग फोर्स वर्क कर रहा है जो प्रोटॉन के मध्य लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन फोर्सेस को क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियर फोर्स। तो डिफाइन कैसे करेंगे? फोर्स between the nucleons. Force between the nucleons is called nuclear force. अब न्यूक्लियंस के बीच में फोर्स कैसे कैसे लग सकता है? हम ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियन दो टाइप के हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उनके बीच में फोर्स की पॉसिबिलिटी प्रोटॉन के बीच में हो सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में हो सकता है, और न्यूट्रॉन के बीच में हो सकता है। तो इस टाइप में इनके मध्य जो फोर्स लगेगा उसको क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियर फोर्स। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। फर्स्ट, शॉर्ट रेंज। जब न्यूक्लियॉन्स के बीच की डिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻15 मीटर हो, उस समय न्यूक्लियर फोर्स वर्क करेंगे। यानी दो न्यूक्लियर हों, उनके बीच की डिस्टेंस अगर इससे ज़्यादा होगी, उस केस में न्यूक्लियर फोर्स वर्क नहीं करेंगे। इस डिस्टेंस या इससे कम डिस्टेंस पे वर्क करेंगे। इसलिए ये कहा जाए कि न्यूक्लियर फोर्स वो किस नेचर के होते हैं? शॉर्ट रेंज नेचर के होते हैं। सेकंड, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। आप जानते होंगे फंडामेंटल जो फोर्सेस हैं वो चार टाइप के होते हैं: न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और वीक। इन फंडामेंटल फोर्सेस में न्यूक्लियर फोर्स हैं वो मोस्ट स्ट्रॉन्ग फोर्स हैं, और इन जनरल ये कैसी नेचर के होते हैं? अट्रैक्टिव नेचर के। इसका एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ दिया था कि न्यूक्लियस की साइज 10⁻⁻14 मीटर होने का रीज़न यही है कि जो न्यूक्लियर फोर्स हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन जो प्रोटॉन के बीच में लग रहा था उसके कंपैरेटिवली काफ़ी क्या है? स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं न्यूक्लियर फोर्स। थर्ड, चार्ज इंडिपेंडेंस। चार्ज इंडिपेंडेंस मीन्स न्यूक्लियर फोर्स है वो न्यूक्लियन के चार्ज पे डिपेंड नहीं करेंगे। चार्ज पे डिपेंड नहीं करेंगे यानी ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाले जो न्यूक्लियर फोर्स हैं वो क्या होंगे? सेम, उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। इसको देखो एक एग्जांपल से कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल दो न्यूक्लियाई कंसिडर कर रहा हूँ मैं, एक 2Ha3 कंसिडर कर लूँ
एक 1s3, एक हीलियम का और एक हाइड्रोजन का। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 1 है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 2। इट मीन्स इसमें एक प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये है, और इस वाले में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन है। तो अगर न्यूक्लियर फोर्स की बात करें कि न्यूक्लियर फोर्स किन किन के बीच में एक्टिंग करेगा, तो इसमें एक तो प्रोटॉन प्रोटॉन में लगेगा, एक इस प्रोटॉन और इस न्यूट्रॉन में लगेगा, और एक इस प्रोटॉन और इस न्यूट्रॉन में लगेगा। यह एक ही बात है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन चाहे न्यूट्रॉन प्रोटॉन। यहाँ इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य लगेगा, इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य लगेगा, और एक लगेगा इस न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में। यानी दोनों में देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, दो तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन फोर्स है, इसमें एक प्रोटॉन प्रोटॉन फोर्स है, और इसमें एक हो गया न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाला। अब जब इनकी बाइंडिंग एनर्जी की कैलकुलेशन की गई तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1s3 की बाइंडिंग एनर्जी 2s3 के कंपैरेटिवली 0.71 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 2He3। यानी इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी में एक स्मॉल डिफरेंस मिला। अब ये स्मॉल डिफरेंस मिला वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इन न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगने वाला जो न्यूक्लियर फोर्स है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर वो चार्ज पे डिपेंड करता तो इसमें प्रोटॉन प्रोटॉन है, इसमें न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आता। फिर ये जो स्मॉल डिफरेंस आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, उसका रीज़न एक्सप्लेनेशन ये दिया गया कि जो 2He3 है उसमें प्रोटॉन प्रोटॉन है के बीच में एक फोर्स लग रहा है, और प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो जो रिपल्सन फोर्स है वो इसकी बाइंडिंग एनर्जी में क्या करेगा, कमी। तो वास्तव में ये जो इतना डिफरेंस आ रहा है, या ऐसे कह दूँ कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी में जो कमी आ रही है वो किसके कारण आएगा, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन के कारण। यानी फाइनल कंक्लूजन ये है कि न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगने वाले जो फोर्स हैं, न्यूक्लियर फोर्स, वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो है स्पिन डिपेंडेंस। स्पिन डिपेंडेंस इट मीन्स न्यूक्लियर फोर्स हैं वो न्यूक्लियॉन्स के स्पिन पे डिपेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल ड्यूटेरॉन की बात करूं, 1s2 ड्यूटेरॉन में एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, यानी ड्यूटेरॉन एक 2 न्यूक्लियॉन सिस्टम है। इसमें एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों स्पिन हाफ पार्टिकल हैं, यानी दोनों के लिए जो स्पिन होता है वो क्या होगा, 1। अब ड्यूटेरॉन की 2 स्टेट पॉसिबल हैं, 2 स्टेट पॉसिबल, उसमें एक तो ये केस होगा जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्पिन पैरेलल, स्पिन कैसे होंगे एक दूसरे के पैरेलल। दूसरा केस होगा जब इनके जो स्पिन होंगे वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल, पैरेलल स्पिन वाला केस, दूसरा एंटी पैरेलल स्पिन वाला। इस केस में टोटल स्पिन अगर कंसिडर करूं मैं तो टोटल स्पिन 1 होगा, इस केस में टोटल स्पिन क्या होगा, 0। मल्टीप्लिसिटी अगर मैं लिखूं, मल्टीप्लिसिटी तो वो लिखी जाएगी 2s + 1। मल्टीप्लिसिटी इस केस में 3 होगी और इस केस में क्या होगी, 0 + 1 = 1। तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा ऑब्जर्व किया गया
कि जब ड्यूटेरॉन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्पिन पैरेलल हो तो पैरेलल स्पिन वाली जो स्टेट है ड्यूटेरॉन की, वो जो स्टेट है वो बाउंड स्टेट ऑब्जर्व की गई, जबकि एंटी पैरेलल वाली ऑब्जर्व की गई अनबाउंडेड स्टेट। अब स्पिन पैरेलल है तो बाउंड है, एंटी पैरेलल है तो अनबाउंडेड है। इट मीन्स यहाँ से ये कहा जा सकता है कि न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो फोर्स हैं वो उनके स्पिन पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नॉन सेंट्रल कंपोनेंट। नॉन सेंट्रल कंपोनेंट, देखो सेंट्रल फोर्स कौन से होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कूलम फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी ऐसे फोर्सेज इन जनरल जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेंगे वो सेंट्रल नेचर के होते हैं, यानी फोर्स होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होता है। न्यूक्लियर फोर्स हैं उनका ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो शो करे कि वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है या इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, यानी न्यूक्लियर फोर्सेज में कुछ नॉन सेंट्रल कंपोनेंट होते हैं। उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल ड्यूटेरॉन की बात करें 1s2, ड्यूटेरॉन का मैग्नेटिक मोमेंट, ड्यूटेरॉन का मैग्नेटिक मोमेंट म्यू डी की वैल्यू ऑब्जर्व की गई 0.8574 म्यू एन है न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन। इसके अलावा हमें पता है कि ड्यूटेरॉन एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मतलब 2 न्यूक्लियॉन स्टेट है, तो इसके बेसिस पे अगर ड्यूटेरॉन का मैग्नेटिक मोमेंट लिखा जाए तो वो जो होगा वो किसके इक्वल होगा, म्यू एन प्लस म्यू पी दोनों के सम के इक्वल होगा। म्यू एन की वैल्यू -1.913 प्लस म्यू पी की वैल्यू 2.792 म्यू एन न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन। यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी 0.8795 म्यू एन। तो ड्यूटेरॉन का मैग्नेटिक मोमेंट अगर आपने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया तो वो आया 0.8574, और अगर हमें पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना है तो इन दोनों से सम से लिखा तो वो वैल्यू आई 0.8795 म्यू एन। इट मीन्स ये कह सकते हैं कि स्मॉल डिफरेंस इन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ड्यूटेरॉन, ड्यूटेरॉन के मैग्नेटिक मोमेंट में स्मॉल डिफरेंस, इस स्मॉल डिफरेंस को अगर न्यूक्लियर फोर्स की नेचर को प्योरली सेंट्रल माना जाए तो उसके बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए उसमें किसका कंपोनेंट होना चाहिए, नॉन सेंट्रल कंपोनेंट होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक्सचेंज बिहेवियर। एक्सचेंज बिहेवियर, ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि न्यूक्लियर फोर्स एक्सचेंज नेचर के होते हैं, यानी न्यूक्लियर फोर्स एक्सचेंज से प्रोड्यूस होते हैं। अब उसको एक्सप्लेन करने के लिए युकावा ने अपना प्रिंसिपल दिया। युकावा ने ये कहा कि न्यूक्लियर फोर्सेस पाई मैसोन के एक्सचेंज से प्रोड्यूस होंगे, या फिर उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिया कि न्यूक्लियॉन्स कंटिन्यूसली पाई मैसोन का इमिशन और एब्जॉर्प्शन करते रहते हैं, और इस मैसोन के एब्जॉर्प्शन और इमिशन से न्यूक्लियॉन के मोमेंटम में चेंज होगा, और चेंज इन मोमेंटम के कारण जो फोर्स प्रोड्यूस होंगे वो कौन से फोर्स होंगे, न्यूक्लियर फोर्स।
यानी युकावा ने न्यूक्लियर फोर्स के लिए पाई मैसोन्स या कह दो पाइयोन्स के एक्सचेंज को रिस्पॉन्सिबल माना। उन्होंने ये बताया कि जैसे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है तो प्रोटॉन पाई प्लस का इमिशन करके न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्लस, ये न्यूट्रॉन है वो इस पाई प्लस का एब्जॉर्प्शन कर लेगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटॉन में। सिमिलरली न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कहा जाए तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा पाई माइनस का इमिशन करके, प्लस प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस पाई माइनस प्लस प्रोटॉन, प्रोटॉन पाई माइनस का एब्जॉर्प्शन करके न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार युकावा ने ये बताया कि जो न्यूक्लियर फोर्स हैं वो पाइयोन के एक्सचेंज से प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करें, सैचुरेशन प्रॉपर्टी। सैचुरेशन प्रॉपर्टी, सैचुरेशन प्रॉपर्टी को डिफाइन कैसे करेंगे? कोई भी न्यूक्लियॉन है वो केवल नेबरिंग न्यूक्लियॉन्स को अफेक्ट करेगा, या ऐसे कहें कि न्यूक्लियर फोर्स ओनली, कोई न्यूक्लियॉन है वो न्यूक्लियर फोर्स ओनली नेबरहुड के न्यूक्लियॉन्स पर ही अप्लाई कर पाएगा, उन पर ही एक्टिंग हो जाएगी न्यूक्लियर फोर्स की। इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाएगा? सैचुरेशन प्रॉपर्टी। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर हम ऐसा कंसिडर करें, सपोज ऐसा कंसिडर करूं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, कोई सिस्टम है उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ए है, क्योंकि हमें पता है ए इज इक्वल टू क्या होगा, जेड प्लस एन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो दोनों को न्यूक्लियॉन्स कहा जाएगा, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है ए। अब अगर कोई भी न्यूक्लियॉन अपने समीपवर्ती सभी न्यूक्लियॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, इफ ईच न्यूक्लियॉन interacts with all other nucleons, then number of interactions, तो नंबर ऑफ इंटरेक्शंस है वो क्या होंगी, ए है, बाकी सारे के साथ होगा तो होगा ए इंटू ए माइनस 1/2। यानी ऐसा कहूँगा कि इस केस में बाइंडिंग एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल टू होगी ए इंटू ए माइनस 1/2। अगर ऐसा कंसिडर कर लूँ कि ए 1 के कंपेरेटिवली काफ़ी बड़ा है तो बाइंडिंग एनर्जी प्रोपोर्शनल टू होगा, अप्रोक्सीमेटली मान लूँ A²। ये ऐसे कह दिया जाए कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ए। बट एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और मास नंबर के मध्य जो ग्राफ एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया, उस ग्राफ से ऐसा रिजल्ट मिला कि जो न्यूक्लियाई, ये वाले बीच वाले न्यूक्लियाई जो मोस्ट स्टेबल हैं, उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या होती है, कांस्टेंट। एक्सपेरिमेंटली जो कर्व है उससे ऐसा मिला कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो ऑलमोस्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। इट मीन्स ऐसे कह दूं कि बाइंडिंग एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, ए। प्रोपोर्शनल टू ए होगी, इसका मतलब नंबर ऑफ इंटरेक्शन भी होंगे, नंबर ऑफ इंटरेक्शन वो भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू ए। अगर प्रोपोर्शनल टू ए हो रहा है, इट मीन्स कोई भी न्यूक्लियॉन है वो केवल समीपवर्ती न्यूक्लियॉन से ही
इंटरेक्ट कर पाएगा, क्योंकि सब के साथ इंटरेक्ट कर रहा था तो ये वाली कंडीशन आ रही थी, बाइंडिंग एनर्जी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। एक्सपेरिमेंटली ये हो रहा है कि वो क्या है, प्रोपोर्शनल टू ए, यानी वो समीपवर्ती न्यूक्लियोनों के साथ ही इंटरेक्ट कर पाएगा। इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाएगा, सेचुरेशन प्रॉपर्टी। तो इस प्रकार हमने न्यूक्लियर फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी किया। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। धन्यवाद।